नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बिहार की करेंगे और बिहार में बात निशांत कुमार की करेंगे, क्योंकि निशांत कुमार के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ निशांत कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि जेडीयू के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज से निशांत कुमार ने सद्भाव यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के क्या क्या मायने हैं और ये यात्रा क्यों निशांत कुमार निकाल रहे हैं, आज इस सब पर विस्तार से बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इस यात्रा के पीछे नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये यात्रा यूं ही नहीं निकाली गई है। इस यात्रा को निकालने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, क्योंकि अभी तो कुछ है भी नहीं, अभी तो ना चुनाव है ना कुछ है। ऐसे वक्त में ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? क्या सिर्फ निशांत कुमार को एस्टेब्लिश करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, या जेडीयू को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, या इसके कुछ और भी दूरगामी परिणाम होंगे और उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है? आज इस सब पर बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे ही पहले एक ओपनिंग रिमार्क लेंगे, उसके बाद फिर हम हर अलग अलग पड़ाव पर आएंगे कि कैसे कैसे क्या इस यात्रा के क्या क्या मायने हैं। आपको पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी निशांत कुमार की इस यात्रा को लेकर? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है आज से, और एक तरह से पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने के बाद, और वो तस्वीरें भी बड़ी भावुक करने वाली हैं जब पिता नीतीश कुमार उनको दिल खोल के आशीर्वाद दे रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। वैशाली में उनका स्वागत हुआ, जगह जगह जदयू के भी समर्थक और जो कॉमन मैन हैं, जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, जेडीयू को पसंद करते हैं, वो सब इस यात्रा में मौजूद रहे हैं और चंपारण भी वो पहुंच गए हैं। तो एक तरह से एक तो सिंबॉलिक ये है कि जिस तरह से उनके पिताजी चंपारण से कोई किसी यात्रा की शुरुआत करते थे, तो उसी कड़ी में निशांत ने भी शुरू की है यात्रा। और एक तरह से अब समझिए निशांत कुमार की बिल्कुल सक्रियता जो है, आप देखिए जैसी होनी चाहिए एक पॉलिटिकल लीडर की, वैसी दिख रही है। अभी देखिए कि सत्ता में रहने के बावजूद निशांत इतने सक्रिय हैं और विपक्ष में तेजस्वी जो है घर में बैठे हैं। उनको केरल जाने की फुर्सत है, तमिलनाडु जाने की फुर्सत है, बंगाल जाने की फुर्सत है, बिहार के लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है उनको। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिसी वाइज जो है कि ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं करेंगे। आज अंजुम आरा जो जेडीयू की प्रवक्ता हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ट्रिपल सी से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। ट्रिपल सी यानी कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन, और इसी पॉलिसी पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड में मुझे लगता है उत्साह की लहर है प्रवीण। और जब सर्कुलर आवाज से 5 सर्कुलर आवाज से निकल रहे थे, उस समय मनीष कुमार वर्मा भी थे वहां पे मौजूद, अशोक चौधरी भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मन से निशांत के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। तो जो आरजेडी में हुआ, बगावत हो गई, बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए या बाद में आ गए, लेकिन पूरे तरह से मनोयोग से काम नहीं कर। उसी तरह राहुल गांधी के साथ देखिए, पुरानी सारी टीम चली गई और सब नई टीम आ गई, और उसमें जोश तो है, अनुभव की कमी। लेकिन इनके साथ एक तो आप देखिए, निशांत की चर्चा इस बात के लिए भी हो रही है कि इतने बड़े राजनेता का पुत्र और इतनी सादगी, मतलब ये एक ऐसा मिलन है, मिश्रण है जो अमूमन सामान्य व्यक्ति में नजर नहीं आता। सामान्य व्यक्ति के पास अगर पावर है, पैसा है, रिसोर्सेज है, तो वो दिखता है, वो दिखता भी और दिखाने की कोशिश भी कर। लेकिन निशांत इस मामले में अनोखे हैं कि इतनी सादगी है उनके अंदर, इतनी विनम्रता है। और ये देखिए, ये कोई बनावटी वाली बात नहीं है। ये जब वो बोलते हैं तब तो उसमें सादगी लगती है, चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि
एक नया चैप्टर जेडीयू में शुरू हुआ है और इतने दिनों में ही निशांत ने साबित कर दिया है कि जेडीयू आगे और बढ़ेगी और मजबूत होगी। और जो नाम भी उन्होंने रखा है सद्भाव यात्रा की, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों के साथ, और चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे शहर के लोग हो, सबके साथ जो एक सद्भाव पूर्ण जो है व्यवहार जो पहले नीतीश जी का रहता था, उसी सद्भाव को लेकर आगे चले। तो निश्चित रूप से जेडीयू के लिए ऐतिहासिक दिन है, बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक, जी के लिए भी एक कहे तो ड्रीम कम्स ट्रू, क्योंकि लंबे समय से उनका यही सपना था कि उनका पुत्र जो है सक्रिय राजनीति में आए और वो सपना पूरा होता दिख रहा है। जी प्रवीण जी। नहीं निशांत, ये जो भीड़ खास करके, ये हालांकि पटना से जब वो निकल रहे थे उस वक्त की ये वीडियो है, लेकिन एक तो ये भीड़ इस प्रकार से है जो खास करके एक नए नेता के लिए, हालांकि वो नए नेता जरूर हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जिनका कि बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसके बाद ये भीड़ उमड़ना एक लाजमी भी है कि भीड़ उमड़ेगी ही। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ये यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लगता है कि ये इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार को नीतीश कुमार स्थापित करना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, और वो एक और लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं कि निशांत कुमार को जनता किस रूप में स्वीकार कर रही है? नहीं, स्थापित तो हो चुके हैं, स्थापित क्या करना है, इतनी बड़े शख्सियत के बेटे हैं। और देखिए बिहार के लिए ये अनोखा नहीं है, लालू जी के पुत्र सक्रिय हैं, उनको भी बिहार की जनता ने स्वीकार किया, 1 करोड़ से ज्यादा वोट दिया उनको भी। सम्राट चौधरी भी शकुनी जी के बेटे हैं, उनको भी बिहार की जनता, अब तो मुख्यमंत्री ही हैं। और रामविलास पासवान जी के पुत्र, वो भी केंद्र में मंत्री हैं, प्रभावशाली हैं। तो ये कोई अनोखी घटना नहीं घटी। हाँ, नीतीश जी पर्दे के पीछे से ये काम कर रहे हैं, इसलिए ताकि उन पर कोई ऐसा आरोप ना लगे कि वो परिवारवाद का पहले विरोध करते थे और अब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, जिस तरह से वो प्रणाम कर रहे हैं और जितना दिल खोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं नीतीश जी, इससे ऐसा लगता है कि पिता की एक पुरानी इच्छा, एक अधूरी इच्छा पूरी हो गई है। और इस इच्छा के पूरे होने से नीतीश जी इतने खुश हैं कि मुख्यमंत्री का पद भी उनको बौना लग रहा है उसके सामने। और अंजू महाराज जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सुबह में, उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही थी प्रवीण जी, की निशांत कुमार चाहते तो वो केंद्रीय मंत्री बन सकते थे, उप मुख्यमंत्री बन सकते थे, बिहार में कैबिनेट मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता नहीं संघर्ष के रास्ते को चुना। बिल्कुल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निशांत ने सत्ता नहीं संघर्ष के रास्ते को चुना। अगर इसी की तुलना आप लालू जी से के पुत्र से कीजिए, तो उन्होंने सत्ता को पहले चुना, संघर्ष को छोड़ दिया, इसीलिए संगठन में कभी घुल मिल नहीं पाए। और वो संगठन में घुल मिल के लोगों से बात करना चाहते हैं। और ये नहीं, एक बात संजीव जी हम आपसे जानना चाहेंगे, और ये कम से कम बिहार की जनता भी जानना चाह रही होगी, कि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार चाहते तो कुछ भी बन सकते थे। क्या ये निशांत कुमार की सोच है कि वो कुछ नहीं बनेंगे, पहले वो अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेंगे, और उस मजबूती के साथ जब वो मजबूत कर लेंगे, उसके बाद अगर उनको कुछ भी मिलता है तो वो उनको उस पद को स्वीकार करेंगे? ये आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार की ऐसी इच्छा थी, या इसके पीछे नीतीश कुमार ऐसा सोच रहे थे कि नहीं, तुरंत में कुछ नहीं देना है निशांत को पहले एकदम परिपक्व बना देना है, उसके बाद निशांत के पास अगर कुछ भी जाता है, कोई भी सत्ता में उनकी भागीदारी किसी भी रूप में होती है, तो फिर वो उसको बढ़िया से आगे चला पाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि ये निशांत कुमार की अपनी इच्छा थी, या नीतीश कुमार ऐसा सोचते थे? नहीं, दोनों की इच्छा थी। देखिए इस जमाने में ऐसा नहीं हो सकता कि पिता जो कहे उसको हूबहू पुत्र मान ले। मुझे लगता है, मेरे पास जो सूचना है, 2020 से ही नीतीश जी चाहते थे कि निशांत थोड़ा थोड़ा करके राजनीति में सक्रिय हो, लेकिन निशांत नहीं आए राजनीति में। इसलिए
ये अंत में तक इंतजार करके उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि बिना मुख्यमंत्री के पद थोड़े निशांत सक्रिय नहीं होंगे। तो अब एक बार मुख्यमंत्री का पद जैसे ही छोड़ा, उसके बाद देखिए निशांत कितनी जल्दी सक्रिय हो गए। ये सारी चीजें जो देखिए बहुत नीतीश जी के की योजनाओं के हिसाब से चीजें नहीं घटी हैं। वो 2020 में ही निशांत को लॉन्च करना चाहते थे। उनको लगता था कि 2025 आते आते निशांत इस्टेब्लिश हो जाएंगे, लेकिन जब 43 सीटें आई तो फिर जो है मामला बदल गया। उनको लगा कि इतना जीर्ण शीर्ण पार्टी जो है वो निशांत संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें सोचिए। ये बताइए संजीव जी, ये जो लगातार कहा जा रहा है कि अगर निशांत कुमार आगे नहीं आते तो जेडीयू एक प्रकार से बिखर जाती और जेडीयू में टूट हो जाता, कई सारे पावर सेंटर बन जाते, वो चाहे नीतीश कुमार रहते या ना नहीं भी रहते तब भी पार्टी में अलग अलग पावर सेंटर बनता और उस पावर सेंटर के बनने के बाद जेडीयू एक प्रकार से बिखर जाती। तो इसको नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा है कि अगर निशांत को सत्ता में शामिल कर देते तो उनकी ज्यादा जो खास करके इन्वॉल्वमेंट है वो सत्ता में हो जाता और फिर पार्टी से उनका धीरे धीरे पकड़ कमजोर हो जाता और फिर पार्टी पर पकड़ उन्हीं लोगों का मजबूत होता जो अभी पार्टी में पकड़ मजबूत करने की स्थिति में है। तो क्या ये नीतीश कुमार चाह रहे थे कि पहले इनको पार्टी को मजबूती से पकड़ ले निशांत कुमार, और अगर निशांत पार्टी को पकड़ लेंगे तो फिर तो सत्ता तो आएगी ही, सत्ता तो कहीं नहीं जाना है। वो नीतीश कुमार को पता है चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, सत्ता में तो वो जब चाहेंगे तब शामिल हो जाएंगे। नहीं, मेरा हो सकता है ये भी पहलू हो, लेकिन मेरा इसमें कुछ अलग मानना है। देखिए नीतीश कुमार का ये स्थिति रहती है, नीतीश कुमार हायर मॉरल ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि देखिए उनके अपनी जाति की जो आबादी वो 2.5% है। तो वो एक हायर मॉरल ग्राउंड पे ही पॉलिटिक्स करते हैं, कभी महिलाओं को लेकर, कभी सोशल इश्यूज को लेकर। और अगर वो डायरेक्ट सत्ता में इनको बिठा देते निशांत को, तो वो हायर मॉरल ग्राउंड उनके हाथ से निकल जाए। वो इसलिए कि ये आज क्या चर्चा हो रही है कि निशांत को सत्ता से कोई लगाव नहीं, निशांत सन्यासी आदमी, हम लोग भी, और ये बात है भी, ये बात है भी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ये निश्चित रूप से उस पिता के द्वारा देखिए गुण मिला हुआ है, तभी तो वो लड़का कहिए जो भी, या निशांत, उनको लालच नहीं किसी बात। ये मामूली बात है कि वो मुख्यमंत्री का उन्होंने बहुत अच्छी बात उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कही जिस दिन विश्वास मत हासिल कर रहे थे, कि इतना स्मूथ सत्ता का ट्रांजिशन की तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। स्मूथली ट्रांजिशन। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक अन्य मार्ग में नीतीश जी रहेंगे, बहुत सारे अखबारों ने भी इसको छापा। तो उस दिन, उस बार भी मैंने यही कहा था कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का पद हंसते हंसते त्याग दिया हो, हाँ, उनके लिए कन्या मार्ग क्या चीज है? सीएम आवास के, बिल्कुल, उसके लिए सीएम आवास क्या चीज है ना। उसके लिए सीएम आवास कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए संजीव जी कि इसके बाद, हालांकि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि निशांत कुमार तो निकल गए हैं यात्रा पर और अभी कोई चुनाव नहीं है, इसके बावजूद भी निशांत कुमार गांव-गांव शहर-शहर जाएंगे, पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। लेकिन विपक्षी नेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि जब चुनाव आएगा तभी वो निकलेंगे बाहर और वो चुनाव में जाएंगे और पूरी बिहार की जनता उनके पीछे हो जाएगी और उनको सत्ता पर बैठा देगी? उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर वो अभी से 5 साल मेहनत करें और अभी से वो घर घर गांव गांव शहर शहर जाएं तो फिर उनकी स्थिति भी और ज्यादा मजबूत होगी। तब लोग एक प्रकार से इवैल्यूएट करेंगे
कि निशांत कुमार ज्यादा बेहतर या तेजस्वी यादव ज्यादा बेहतर, लेकिन यहां तो तेजस्वी यादव बिल्कुल घर में बैठ गए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम्म। तेजस्वी ने भी अपने हिसाब से बहुत मेहनत की, 20 पे बहुत मेहनत की, 24 के लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत की, 25 हम्म। में बहुत मेहनत की। हो सकता है कि उनको अंदाजा लग गया हो कि हम मैं कुछ भी मेहनत करूंगा, उसका परिणाम हम्म। एक लिमिटेशन से ज्यादा नहीं आ रहा। वो सोशल हम्म। इक्वेशन नहीं बन पा रहा है जो विनिंग फार्मूला उनको दे। एक बात है। दूसरी हम्म। बात, देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी भी अब बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो गए। उनको पता है कि अभी जो एनडीए के पास जो लीडर है, जो गैलेक्सी हम्म। ऑफ लीडर्स हैं, और दूसरी बात है जो सोशल इक्वेशन है, उसपे वो हम्म। कितना भी हाथ पैर मार ले, कुछ नहीं होने वाला। हम्म। वो बहुत से बहुत एक आईपी गुप्ता को लेकर आए, तो आईपी गुप्ता हम्म। ने तो कोई सीट उनको जिताई नहीं, अपनी सीट वो भले जीत के ले गए आरजेडी की मदद। बिल्कुल। और मुकेश सहनी, मतलब ढाक के तीन पात। हम्म। हाँ, ये होता है कि आरजेडी के साथ अलायंस करने से मुकेश सहनी के अपने चुनाव का खर्च कम हो जाता है, जबकि वो हम्म। तो तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। इसके अलावा और क्या हो बिल्कुल। रहा है? इसके अलावा देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला आरजेडी को, लेकिन गौर हम्म। कीजिए, वो वही 23% बैरियर है जो हर बार हम्म। मिलता है आरजेडी। हम्म। यानी कोई सिग्निफिकेंट कास्ट उनके साथ नहीं जुड़ा। और दूसरी बात है कि इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, एक मनोज झा, दूसरा हम्म। संजय यादव। मनोज झा ठाकुर का कुआं जब उठा रहे थे, तो वो भूल हम्म। गए कि यदुकुल और रघुकुल ने मिलकर लालू परिवार को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। राजपूतों बिल्कुल। की बहुत अहम भूमिका थी आरजेडी को आगे करने में, चाहे रघुवंश सिंह हो, चाहे आप देखिए प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे जगदानंद सिंह हो। तो और जगदानंद सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए ठाकुर का कुआं और ये तमाम तरह की चीजें चली, लेकिन भूल गए बिल्कुल। कि वही विश्वनाथ सिंह ठाकुर थे जिन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन दी। हम्म। वही अर्जुन सिंह थे जिन्होंने एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन दिया। बिल्कुल। तो 5% वोट तो ऐसे ही। और देखिए, जो राजपूत और भूमिहार बिहार में, उनकी आबादी ब्राह्मणों से कम है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव काफी ज्यादा है। इसके पीछे दो कारण है। एक तो रिसोर्सेस बहुत ज्यादा, एक कास्ट के हिसाब से बहुत यूनाइटेड है। दूसरा हम्म। कंसंट्रेटेड। जैसे भूमिहार समाज में आप देखेंगे, वो हम्म। वोटर आपको बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, बरबीघा, इधर कंसंट्रेट है। हम्म। मोकामा हो गया, मतलब ये सारे इलाके। इसी तरह शाहाबाद प्रमंडल में जो है आप देखेंगे कि सारण में भी कुछ राजपूत वोटर 60-70 सीटों को प्रभावित करते हैं विधानसभा। हम्म। तो वो पूरा चंक 2020 में ही तेजस्वी सरकार बना लेते, लेकिन बाबू हम्म। साहब को वाला बयान देकर उन्होंने अपने हाथ से सत्ता जाने दिया, जबकि जगदानंद सिंह ने इतनी अच्छी फील्डिंग सेट की थी कि उसी बार हम्म। तेजस्वी सीएम बन जाते। अब मैंने मनोज झा को किसने कहा ये कहने के लिए? क्योंकि हम्म। कुछ लोगों की आंखों में जगदानंद सिंह खटक रहे थे। क्योंकि हम्म। जगदानंद सिंह अनुशासन वाले आदमी थे। जगदानंद सिंह को साइडलाइन करके क्या मिल गया? अच्छा, आप बताइए, जो बने मंगनी लाल मंडल जी, ठीक है, पुराने नेता हैं, हम्म। वो कितने अति पिछड़ों को साथ लेकर आए। उल्टा उन्होंने उनसे भी भूरा बाल वाला बयान दिलवा दिया गया इलेक्शन से पहले। बिल्कुल। तो अब वो चाहते हैं अच्छा। अगड़ा बनाम पिछड़ा। वो हो नहीं सकता बिहार में, क्योंकि पिछड़ा ही मुख्यमंत्री है। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी ही बीजेपी के मुख्यमंत्री है। किस मुंह से वो अगड़ा बनाम पिछड़ा करेंगे? और जो हम्म। विश्वास मत प्राप्त करने के दौरान जिस तरह से सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की आंखों में आंखें डालकर जो जो स्टेटमेंट दिया है, उसका हम्म। जवाब अभी तक तेजस्वी की तरफ से नहीं आया। और जो अच्छा। उन्होंने बोला, हम्म। एक लाइन, बस एक लाइन, जो एक हाँ लाइन हाँ, बोला बोलिए। प्रवीण जी, वो तेवर बताता है सम्राट चौधरी के, और वो सम्राट चौधरी के इरादे बताता है। उन्होंने बोला हम्म। कि लालू यादव ने माफी मांगा, तब मैं फिर से गया हम्म। आरजेडी में। एक बात। दूसरी बात हम्म। उन्होंने बोली कि जो भाई अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सका घर में, वह दूसरे हम्म। नेताओं के सम्मान की बात करता है। और इसमें एक लाइन जोड़ा उन्होंने कि अगर आप हम्म। व्यक्तिगत हमले हम पर बार बार करेंगे, तो हम भी हम्म। नहीं चुकेंगे, हमारे पास भी बहुत खजाना है। और तेजस्वी कोई जवाब नहीं दे सके इस बात का। आप सोचिए। हम्म। तो
मुझे लग रहा है जो सोशल इक्वेशन है अभी बीजेपी के पास, और जिस तरह से जेडीयू बीजेपी में अभी भी संबंध अच्छे हैं, जिस तरह से नीतीश जी का आशीर्वाद मिल रहा है सम्राट चौधरी, मुझे लग रहा है कि तेजस्वी को भी यह महसूस हो गया कि इस कॉम्बिनेशन के रहते सत्ता उनके हाथ में नहीं आ सकती। तो एक होता है, संजय जी एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, और वो निशांत कुमार से संबंधित है कि क्या आपको लगता है कि जिस वोट बैंक को साधने में नीतीश कुमार असफल रह गए थे या उनको वो नहीं साध पाए थे, क्या उस वोट बैंक को भी निशांत कुमार साध पाएंगे क्या? क्योंकि जो सादगी है उनकी, उसको लेकर जनता में एक प्रकार से ये है कि नहीं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं निशांत कुमार, और निशांत कुमार सबको साथ लेकर चलेंगे, तो वो वोट बैंक भी क्या साध पाएंगे निशांत कुमार? हाँ देखिए, इलेक्शन अभी काफी दूर है, और मुझे लगता है वोट परसेंट तो बढ़ेगा ही, 1-2% तो बढ़ेगा ही, और वो 1-2% बहुत इफेक्टिव होता है। लोगों को लगता है कि 1-2% में क्या हो जाता है, 1-2% में बहुत कुछ हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ने की बात नहीं। आप देखिए, आज से 1-1.5 साल पहले क्या डिस्कशन होता था कि जेडीयू रहेगी कि जाएगी, कौन संभालेगा जेडीयू, वो डिस्कशन क्लोज हो गया। नीतीश, अब ये तो नहीं है, जेडीयू के नेतृत्व को लेकर तो कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल। तो असली ये था कि आप देखिए, जब कोई पार्टी क्या है, जितनी भी रीजनल पार्टी है, वो सब व्यक्ति आधारित पार्टी, और अगर वो व्यक्ति ही नहीं दिखेगा सामने, तो कार्यकर्ता किसके लिए काम? निश्चित रूप से नीतीश जी की एक उम्र हो चली थी, तो उसको देखते हुए निशांत जी आया, और अब मुझे लगता है कि उनके वोटर्स में और समर्थकों में कोई कंफ्यूजन नहीं। असली बात ये थी कि ये जो कहते थे, अच्छा आप देखिए, शक्ति सिंह यादव क्या कहते थे, आरजेडी के प्रवक्ता, नीतीश जी जैसे ही जाएंगे जेडीयू समाप्त, यही बोलते थे ना। बिल्कुल। अब निशांत को आने की बधाई क्यों दे रहे हैं? तो डिस्कोर्स बदल दिया, निशांत ने डिस्कोर्स बदल दिया, सवाल बदल दिए विपक्ष के। अब हाँ, ये जरूर होगा कि निशांत कितने सफल होंगे विफल होंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि जेडीयू नेतृत्वहीन है, जेडीयू को कौन देखेगा, या ये कोई नहीं कहेगा कि जेडीयू का विलय हो जाएगा बीजेपी में। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा आप फेसबुक और एक्स पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।